गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 15 सीए इंटर फास्ट ट्रैक बैच मई 2021 टैक्सेशन। आपने लास्ट लेक्चर में मेरे पास सैलरी कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है आप सारे न्यूमेरिकल उसके ट्राई कर लोगे, स्टडी मटेरियल वगैरह से जहां से भी आपको मिलता है न्यूमेरिकल आप उसे करो। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन इसके अंदर है 22 से लेके 27। हालांकि सैलरी से देखने में कम सेक्शन है, सॉरी ज्यादा सेक्शन है, लेकिन सैलरी से काफी छोटा चैप्टर है। तो 22 से लेके 27 में क्या क्या आता है पहले मैं वो डिस्कस कर देता हूँ फटाफट। 22 चार्जिंग सेक्शन है, 23 है एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है। आपको ध्यान होगा जब लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होती थी तो वहां एनुअल वैल्यू निकला करती थी हाउस की, जिसे आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते थे। वो यहां बता रखा है कैसे निकलती है। 24 में दो डिडक्शंस है। 25 में बात करता है कि अगर अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हो या अगर एरियर्स ऑफ रेंट आपको मिलता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। अगर आपका हाउस ओन्ड बाय मोर देन वन ओनर है, दैट इज नोन एज को ओनरशिप, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगा 26 में बता रखा है। और 27 है डीम्ड ओनरशिप। सारे कंसेप्ट एक एक करके हम कवर करेंगे। ये तो सिर्फ एक मेन्यू है, अब हम किचन में जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू हम करते हैं। कंडीशंस टू टैक्स इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन बताता है कि क्या कंडीशंस अगर पूरी हो जाएं तो आप किसी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी इनकम में ले जाओ। सबसे पहली कंडीशन, यहाँ पे दो कंडीशंस हम लोग देखते हैं। आपकी बुक में हो सकता है 3 दी हो, इस बार मैंने 2 कर दी, तीसरी को मैंने नोट में डाल दिया। ठीक है, थोड़े चेंज करें नोट्स मैंने, पर एक बार देख लो। दो कंडीशंस हैं, पहली बिल्डिंग्स हो या लैंड्स अपर्टेनेड देयर टू। अब सुनिएगा, पहली बात तो जहां भी लेटिंग आउट नहीं हो रही, यानी आप रेंट पे नहीं चढ़ा रहे हो चीज, वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ सकती। अब सवाल उठता है सर अगर कोई फ्लैट लेट आउट कर दिया, रेंट आ गया उससे, क्या वो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी? यस, बिल्डिंग है। सर कोई दुकान है, दुकान दुकान कमर्शियल, उसको लेट आउट कर दिया, हमारी दुकान है हमने उसे लेट आउट कर दिया, उससे रेंट आ गया, क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा? यस, क्योंकि मकान दुकान यानी रेजिडेंशियल कमर्शियल है तो दोनों बिल्डिंग्स, बिल्डिंग इज अ हाउस प्रॉपर्टी, बात खत्म। जब भी बिल्डिंग की लेटिंग आउट होएगी, इनकम आने वाली, रेंटल इनकम आने वाली हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। अब अगली बात, सर जो फ्लैट हमने लेट आउट करा, फ्लैट के साथ ना पार्किंग स्पेस है, मतलब फ्लैट को, फ्लैट अगर फ्लैट नंबर है 202, साथ में हमें पार्किंग स्पेस मिल रही है कि 202 की गाड़ी यहां खड़ेगी, साथ में एरिया मिल गया, उसको भी रेंट पे दे दिया हमने साथ में ही, उसका भी रेंटल इनकम आ रहा है, यानी फ्लैट के साथ जो पार्किंग स्पेस है उसका भी रेंट आ रहा है एक्स्ट्रा, दोनों मिक्स, मतलब दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। तो क्या ये भी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा? यस, क्योंकि ये लैंड जो है ना, ये लैंड अपर टेनेंट देयर टू है। यानी अगर किसी बिल्डिंग के अंदर कोई छोटा मोटा पार्क है, कोई लॉन बना हुआ है, या कोई इस तरह की ओपन स्पेस है, कोई गराज है, या कोई इस तरह की पार्किंग स्पेस है, वो बिल्डिंग का ही पार्ट माना जाएगा। लेकिन जहां अकेला लैंड लेट आउट करा जाएगा, जैसे पुराने टाइम पे सर्कस लगा करती थी, मेले लगा करते थे, एग्जीबिशंस तो चलो आज भी लगती हैं, बहुत बार वो ओपन लैंड पे लगे होते हैं। सर्कस हो गया, सर्कस वालों का ना जो तंबू होता है, जो सारा उनका सेटअप होता है, वो सारा टेम्परेरी होता है, वो किसी भी लैंड पे जाके वहां अपना सारा सेटअप कर लेते हैं और लैंड को रेंट पे ले लेते हैं। तो जिस आदमी ने वो लैंड लेट आउट करा है, ना वो बिल्डिंग लेट आउट कर रहा है, ना वो लैंड्स अपर्टेनेंट देयर टू लेट आउट कर रहा है, वो क्या लेट आउट कर रहा है? ओनली लैंड। उसको होने वाली रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगी, वो जाएगी या तो पीजीबीपी या अदर सोर्सेज, एज द केस में भी। एज द केस में भी मतलब अगर उसका ऑर्डिनरी बिजनेस होगा उसे लेट आउट करना, तो पीजीबीपी में जाएगा, अगर कभी कभार करता होगा तो अदर सोर्सेज। तो आई होप आपको ये बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स जब मैं बोलता हूं रेजिडेंशियल कमर्शियल बोथ, और लैंड्स अपर्टेनेंट देयर टू, यानी बिल्डिंग के साथ का ही जो लैंड है उसका जो अटैच्ड है उसके साथ, इसकी सारी रेंटल इनकम कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी। और जहां अकेला लैंड आया वो पीजीबीपी या अदर सोर्सेज, एज द केस में भी। क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है? पहली कंडीशन समझ में आ गई, बिल्डिंग्स और लैंड्स अपर्टेनेंट देयर टू, कोई डाउट तो नहीं है? इवन आपको पता है जो हमारा स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल दैट इज ऑल्सो हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि स्विमिंग पूल भी कंस्ट्रक्टेड होता है। तो अगर कोई स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्ट करके अगर उसको लेट आउट कर देता है, रेंटल इनकम लेनी शुरू कर लेता है उस स्विमिंग पूल से, दैट इज अगेन अ हाउस प्रॉपर्टी इनकम। हाँ, अगर आप स्विमिंग पूल को बनाकर आप स्विमिंग पूल का बिजनेस करने लग जाओ, उन्हें कोचिंग देने लग जाओ बच्चों को और फीस लेने लग जाओ, दैट इज पीजीबीपी, दैट इज नॉट लेटिंग आउट ऑफ स्विमिंग पूल।
सिमिलरली होटल बना के अगर आप उसके अंदर होटल बिजनेस रन करने लग जाओ, चाहे उसके अंदर रूम्स हो, रेस्टोरेंट हो, जो मर्जी है, वो सारी बिजनेस इनकम है। लेकिन अगर आप होटल की बिल्डिंग को ही लेट आउट कर देते हो, अगर आप होटल की बिल्डिंग को ही किराए पे चढ़ा देते हो और बदले में किराया लेना शुरू कर देते हो, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अगर आपने कोई गोडाउन या वेयर हाउस बनाया और वहां चार्जेस लेके आपने सामान रखवाना शुरू करवा दिया लोगों का, दैट इज योर बिजनेस इनकम। लेकिन अगर आपने गोडाउन या वेयर हाउस बना के उसे किराए पे ही चढ़ा दिया, दैट इज योर हाउस प्रॉपर्टी इनकम, क्योंकि बिल्डिंग लेट आउट होगी। यस और नो? दूसरी जो हमारी कंडीशन है वो है ओनरशिप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। दूसरी कंडीशन क्या है? ओनरशिप। जो असेसी होना चाहिए वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि ओनरशिप असेसमेंट ईयर में भी हो, यानी प्रीवियस ईयर में अगर आपके पास ओनरशिप थी और आपने उससे रेंटल इनकम कमा लिया प्रॉपर्टी से, असेसमेंट ईयर में चाहे आपने बेच भी दिया उस प्रॉपर्टी को, इवन देन वो रेंटल इनकम आपके लिए टैक्सेबल होगी। और जब मैं ओनरशिप की बात करता हूं तो इसमें आपकी जो नॉर्मल ओनरशिप होती है वो तो आती ही आती है, साथ में डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट भी में आप ओनर माने जाओगे। डीम्ड ओनरशिप कुछ ऐसे केस बता रखे हैं सेक्शन 27 में, जहां कागजों में ओनर कोई और होता है, लेकिन फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस हमारे इनकम टैक्स वाले कहते हैं ओनर कागजों में भले ही ए है, पर हमारे लिए तो मिसिज ए ओनर मानी जाएगी। इस तरह के कुछ पॉइंट्स में आगे पढ़ाऊंगा। और इससे क्या पता लगता है कि अगर मैंने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली तो उससे जो रेंटल इनकम सामने वाले को हो रहा है वो तो उसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। लेकिन अगर उसी बिल्डिंग को मैंने आगे सबलेट कर दिया और उससे मुझे रेंटल इनकम आनी शुरू होगी, है मेरी भी रेंटल इनकम, है मेरी भी बिल्डिंग से रेंटल इनकम, लेकिन बिल्डिंग का मैं ओनर नहीं हूं, ना मैं डीम्ड ओनर हूं, तो ये जो रेंटल इनकम मेरे पास इस बिल्डिंग का आएगा जिसे मैंने सबलेट करा, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ना के वो अदर सोर्सेज हेड में चला जाता है, जो मैंने यहां लिख भी रखा है कि मैं सेक्शन 56 भी आपको पढ़ाऊंगा, सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सबलेटिंग क्यों 56 सेक्शन में जाती है? 56 बोलते ही मन में क्या आता है? अदर सोर्सेज, क्योंकि अदर सोर्सेज का चार्जिंग सेक्शन है। 56 सेक्शन क्या बोलेगा? अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी सबलेट करी है तो आप ओनर तो हो नहीं हाउस प्रॉपर्टी के, इसका मतलब आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो जा नहीं सकते, तो कहां आना पड़ेगा आपको? अदर सोर्सेज। और 57 सेक्शन क्या बताता है यहाँ पे? आपको डिडक्शन क्या मिल जाएगी? कितनी डिडक्शन दी बोलो सबलेटिंग करने पे? एक्चुअल खर्चे आपके। अगर आपने 10,000 रुपए महीने पे ले रखी बिल्डिंग और आगे 12,000 रुपए महीने पे लेट आउट कर दी, सबलेट कर दी, तो 2,000 रुपए महीना आपकी इनकम है, क्योंकि 57 सेक्शन क्या बोलेगा? 10,000 पर मंथ आप लेस करवा लो। यस और नो? और एक चीज और ध्यान रखना, ओनरशिप के केस में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो अनरिलाइज रेंट की रिकवरी होती है या जो एरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी होती है, उस केस में अगर ओनरशिप हमारी बिल्डिंग की नहीं भी हमारे पास, जैसे मान लो 5 साल पहले मेरे पास एक बिल्डिंग थी, मैंने किराए पे चढ़ा रखी थी, उस टाइम उसका कोई रेंट अनरिलाइज रह गया, तो अनरिलाइज रेंट में आगे बढ़ाऊंगा, उसकी डिडक्शन मिल जाती है हमें इनकम निकालते हुए। अब 2 साल बाद आपने उसकी वो प्रॉपर्टी बेच दी, उसके 3 साल बाद आपकी वो अनरिलाइज रेंट की रिकवरी होगी। अब सोचने वाली बात यह है, जिस रेंट की रिकवरी हुई है वो प्रॉपर्टी तो आप बेच चुके हो, क्या फिर भी रिकवरी ऑफ अनरिलाइज रेंट टैक्सेबल किया जाएगा? यस, क्योंकि वहां भी ओनरशिप रेलिवेंट नहीं होगी। क्या सबको ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो आई होप आपको दोनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी कि कब किसी इनकम को आपने हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करना है। पहला, बिल्डिंग्स और लैंड्स अपरटेनेंट देयरटू, और दूसरा ओनरशिप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अब हम इसके अंदर और क्या पढ़ते हैं? अगला पॉइंट, हाउस प्रॉपर्टी को टेनेंट कहां यूज कर रहा है वो मटेरियल नहीं है। ये लास्ट टाइम मैंने कंडीशन भी बना के दिया हुआ था। टेनेंट कहीं भी यूज करे, चाहे रेजिडेंशियल पर्पस, चाहे कमर्शियल पर्पस, चाहे वो उसे ताला लगा के रखे, अगर आपको रेंटल इनकम आ रही है वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, बात खत्म। यस और नो? एक इसके अंदर कंसेप्ट और कवर करते हैं हम, ओन प्रॉपर्टी। मेरी अपनी प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं ओन बिजनेस और प्रोफेशन में। मेरी अपनी प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं अपने ही बिजनेस या प्रोफेशन में। अब जिन बच्चों ने पहले से हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ा हुआ है उन्हें ध्यान होगा कि अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड होती है, पहले तो एक प्रॉपर्टी सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड रख सकते थे आप, बाद में इसको दो कर दिया था कि दो प्रॉपर्टीज अगर आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड हैं भी तो हम उसकी जीएवी नील रखेंगे, लेकिन दो से ज्यादा अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है तो उन्हें डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे। अब सवाल यहां पे ये उठता है
कि अगर मेरी कोई अपनी प्रॉपर्टी है, दिवांश जी आपने आंसर देना है, अगर मेरी कोई अपनी प्रॉपर्टी है और मैं उसे अपने ही बिजनेस या प्रोफेशन में यूज कर रहा हूं, तो क्या इस प्रॉपर्टी को मैं वेकेंट मानूं, लेट आउट मानूं, सेल्फ ऑक्युपाइड मानूं, क्या मानूं? मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, 2 मैंने ऐसे शो की हुई है कि मैं इनमें रह रहा हूं, तीसरी प्रॉपर्टी में मैं अपना ही बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा हूं, ये क्वेश्चन है मेरा, यस और नो? 2 तो मैं सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकता हूं, तीसरी क्या मानी जाएगी? डीम टू बी लेट आउट। नॉर्मल प्रोविजन ये होती है, यहां नहीं लगानी। अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी आप अपने ही बिजनेस या प्रोफेशन में यूज कर रहे हो जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, गौर करना, ऐसी प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी के चार्जिंग सेक्शन से बाहर हो जाती है, यानी सेक्शन 22 इस पे अट्रैक्ट ही नहीं होता। पता है इसका लॉजिक क्या है? इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी को अपने ही बिजनेस या प्रोफेशन में यूज कर रहे हो और उस बिजनेस प्रोफेशन की भी इनकम आ रही है और उस पर आप टैक्स भी पे कर रहे हो, तो ये प्रॉपर्टी कोई अनप्रोडक्टिव यूज में थोड़ी ना यूज हो रही है। भाई जहां प्रॉपर्टीज कहते हो ना मेरी 4 प्रॉपर्टीज हैं, चारों सेल्फ ऑक्युपाइड हैं, वहां प्रॉब्लम है एक्ट को कि 4 प्रॉपर्टीज में क्यों रह रहे हो भाई? 2 सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाओ, मानते हैं, बाकी 2 डीम टू बी लेट आउट है। लेकिन अगर मेरे पास 10 प्रॉपर्टीज हैं, एक मेरे में रह रहा हूं और बाकी 9 की 9 में या 2 में मैं रह रहा हूं, सेल्फ ऑक्युपाइड का बेनिफिट ले रहा हूं, बाकी 8 में मैं बोल रहा हूं मैं तो अपना बिजनेस प्रोफेशन करता हूं और वहां से आने वाली इनकम पे मैं टैक्स पे करता हूं, इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में, ध्यान रखिएगा, कोई नोशनल इनकम नहीं निकलेगी इसकी, इस प्रॉपर्टी की कोई नोशनल इनकम नहीं निकलेगी। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है आपको। बल्कि इस इनकम, इस प्रॉपर्टी के तो ना जो खर्चे हो रहे होंगे, जैसे कोई म्युनिसिपल टैक्स पे हो रहा है या कोई रिपेयर मेंटेनेंस हो रही है, इस तरह के जो खर्चे होंगे वो पीजीबीपी की इनकम निकालते हुए आप बिजनेस का एक्सपेंस मान के चलोगे। यस और नो? क्या सबको ये पॉइंट ध्यान रहेगा? श्योर? एक पॉइंट मैं और बता देता हूं, बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है, आगे कवर होगा। अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी मैं लेट आउट कर देता हूं, ये तो मैंने लेट आउट नहीं करी थी, ये तो मैं बोल रहा था मेरी प्रॉपर्टी मैं अपने बिजनेस प्रोफेशन में यूज कर रहा हूं, दिस वाज नॉट लेट आउट। हाँ, अगर मैं प्रॉपर्टी लेट आउट करके किसी को दे दूं और बोलूं तो अपना बिजनेस प्रोफेशन कर ले, उससे मतलब नहीं है इनकम टैक्स वालों को, वहां तो आपकी रेंटल इनकम आ गई, वहां तो आप टैक्स दो। अब आप सबसे अच्छा एग्जांपल लो, जिस इंस्टीट्यूट में आप बैठे अभी क्लास लगा रहे हो, ये रेंट पे है, हमने रेंट पे ले रखा है, तो हम जो रेंट पे कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं, हम इस इनकम पे भी टैक्स देंगे, जो हमारी ये प्रोफेशनल इनकम आएगी, मतलब बिजनेस इनकम आएगी, इससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा ओनर है ना प्रॉपर्टी का, उसको तो रेंटल इनकम होगी, उसे देना पड़ेगा टैक्स। लेकिन अगर यही हम अपनी बिल्डिंग में अपना काम कर रहे होते, फिर हम इस प्रॉपर्टी की कोई इनकम ना निकालते। क्लियर है? अब एक बात और बता रहा हूं, अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है जिसे मैं लेट आउट कर दूं, और लेट आउट करूं मैं इस पर्पस के लिए कि वो मेरे बिजनेस या प्रोफेशन के ही इंसिडेंटल है वो लेटिंग आउट। मैंने मेन बुक के अंदर 2 एग्जांपल दे रखे हैं इसके। एक एक कंपनी वालों ने अपने गेस्ट हाउसेस अपने ही एम्प्लॉयज को लेट आउट कर दिए। क्यों कर दिए? कि भाई कंपनी जो फैक्ट्री है वो आउटस्कर्ट्स पे है, थोड़ी शहर से बाहर है, अगर एम्प्लॉयज शहर में रहते हैं दूर, तो आने जाने का खर्चा, टाइम, मनी, वो सब लगती है, तो उन्होंने क्या करा, कंपनी फैक्ट्री प्रेमिसेस के आसपास ही कहीं गेस्ट हाउस बना दिया और उनका रहने पीने का सारा बंदोबस्त कर दिया, पर रेंट ले रहे हैं उनसे। अब देखा जाए है तो लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन बताओ पर्पस क्या है, रेंट कमाना या बिजनेस को हेल्प करना? इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट इंसिडेंटल टू द बिजनेस। तो इससे होने वाला रेंट भी आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाता, वो पीजीबीपी में रह जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पीजीबीपी के अंदर पी एंड एल बना के वो आपको बाय साइड पे लिख के दे दें, बाय रेंटल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट टू द स्टाफ क्वार्टर्स। अब बच्चा इसको देख के पहले उसे क्या लगता है, तो रेंटल इनकम है, ये पीजीबीपी में नहीं आनी चाहिए, ये हाउस प्रॉपर्टी में जानी चाहिए, गलत हो जाएगा। स्टाफ क्वार्टर्स वगैरह जो आपने लेट आउट करे हैं स्टाफ को, वो बिजनेस के लिए ही करे हैं, तो ये इनकम आपकी कहां रहेगी? पीजीबीपी में ही रहेगी, इसके साथ छेड़छाड़ ना करना। एक एग्जांपल मैंने वहां और दे रखा है,
कि अगर आप एक स्कूल रन कर रहे हो और स्कूल वाले अपना कुछ प्रेमिसेस बैंक वालों को लेट आउट कर देते हैं कि भाई हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने फीस भरनी होती है, कुछ करना होता है, तो उन्हें बाहर ना जाना पड़े, उनके पेरेंट्स को वहीं भी फैसिलिटी मिल जाए, तो वो बैंक वालों को जो लेट आउट करी आपने प्रॉपर्टी और उससे रेंट आया, क्या वो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा या वो भी पीजीबीपी में रहेगा? पीजीबीपी में रहेगा। इस तरह के पॉइंट्स, बोलो ध्यान रहेगा? यस और नो? इसके बाद सेक्शन 22 की एप्लीकेबिलिटी पूछी हुई है क्वेश्चन में कि अगर कोई डिस्प्यूटेड ओनरशिप वाली प्रॉपर्टी है, यानी जिस प्रॉपर्टी के ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, मिस्टर ए कह रहे हैं मेरी प्रॉपर्टी है, मिस्टर बी कह रहे हैं मेरी प्रॉपर्टी है, दोनों लड़ी मरी जा रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन इनकम आ रही है प्रॉपर्टी से, लेट आउट हो गए, तो हमारा क्वेश्चन ये आता है कि क्या जब तक डिस्प्यूट चल रही है तब तक असेसमेंट होल्ड हो सकती है? द आंसर इज नो। हमारे इनकम टैक्स वाले बोलेंगे जिसके पास अभी इनकम आ रही है भाई साहब आप टैक्स देते रहो, बाद में जो डिस्प्यूट का फैसला होगा वो बात की बाद में देखेंगे। यानी इसमें एक लाइन है, असेसमेंट कैन नॉट बी हेल्ड अप ड्यू टू सच डिस्प्यूट। हम असेसमेंट को नहीं रोक लेंगे आपकी इस डिस्प्यूट की वजह से, क्योंकि इनकम तो आ ही रही है, उस पर डिस्प्यूट है, बात अलग है। जब इनकम आ रही है तो टैक्स भी दो, जब इनकम आ रही है तो। इसके बाद कुछ पॉइंट्स तो रिमेंबर है। पहला पॉइंट और रिमेंबर क्या है कि अगर कोई व्यक्ति लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा है, पहले इसको हम लोग करवाते थे कि बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अगर किसी का है तो भी उसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आए। अब जैसे हमारे जो लैंडलॉर्ड है ना, जिस इंस्टीट्यूट में आप बैठे हो, इनके पास सिर्फ ये प्रॉपर्टी नहीं है, इनके पास और भी कई प्रॉपर्टीज हैं, और इनका मेन काम ही ये है। वैसे तो चलो ठीक है, साथ में पढ़ाई लिखाई और सब चीजें भी करी जा रहे हैं, बट ये इनका मेन बिजनेस है कि अलग अलग जगहों पे प्रॉपर्टीज हैं उसको लेट आउट कर देते हैं। तो दिस इज नोन एज बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो इससे होने वाली इनकम कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी हेड में या पीजीबीपी में? तो उसके ऊपर केस स्टडी हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया हुआ है और उसका आंसर क्या आया था? पीजीबीपी में लेके जाओ। हालांकि एक सोच इस पे ये भी आती है कि नहीं सर हाउस प्रॉपर्टी में रखो, क्योंकि ना हाउस प्रॉपर्टी खतरनाक हेड है। हाउस प्रॉपर्टी में भाई साहब नोशनल इनकम के बेस पे टैक्सेबिलिटी आती है। मैं आगे बताऊंगा ये कि आप चाहे कमाओ चाहे ना कमाओ, इसमें एक्ट ये देखता है इतना कमा सकते थे, और पीजीबीपी में ऐसा नहीं होता। पीजीबीपी में तो जितना रेवेन्यू आता है और जितने खर्चे होते हैं उसके मुताबिक इनकम निकलती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बट अब सुप्रीम कोर्ट साहब ने कह दिया तो हम तो उसके ऊपर बहस नहीं कर सकते। अगर उन्होंने बोल दिया कि पीजीबीपी ही निकालो तो हम पीजीबीपी ही निकालेंगे। बताओ एसएससी के बेनिफिट में क्या है फैसला या उसके नुकसान में? बेनिफिट में, क्योंकि नुकसान तब होता अगर उसे हाउस प्रॉपर्टी बोलते। सोचो एक कंपनी है, वो फ्लैट्स बिल्ड करती है, जैसे डीएलएफ है, अब डीएलएफ के 500 600 700 1000 फ्लैट इकट्ठे बना देते हैं, बना देते हैं, या तो बेचने के लिए बना दिए या मान लो लेट आउट करने के लिए बना दिए। मैं कहता हूं बेचने के लिए नहीं बनाए, लेट आउट करने के लिए बनाए। तो मेन बिजनेस क्या हो गया? लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज। अब साल में 500 में से कोरोना आ गया बीच में, 400 फ्लैट खाली रहे, हाउस प्रॉपर्टी हेड में निकाल रहे होते ना तो इनकी भी नोशनल इनकम निकलती। हालांकि उसमें ओइंग टू वैकेंसी वाला क्लॉज हम चेक करते हैं, वो एक अलग बात है, बट एक बार नोशनल इनकम निकलती सारी। लेकिन अगर आप पीजीबीपी में निकाल रहे हो सिर्फ 100 फ्लैट का ही रेवेन्यू लिया जाता, क्योंकि आपका जब लेट आउट ही 100 फ्लैट हुआ है तो रेवेन्यू भी कितने फ्लैट्स का लिया जाएगा? 100। यस और नो? हाँ जी। सर गलत कह रहे हो, ये बिजनेस प्रोफेशन थोड़ी हुआ कि मैं लेटिंग आउट कर रहा हूँ। बिजनेस, मेरी बात समझ नहीं, हाँ, तो तभी तो पीजीबीपी इनकम आ रही है, बस फिर चार्जिंग सेक्शन से बाहर कर दिया, आप ऐसे कह लो। अगर आप ये कहना चाहते हो कि हमारी प्रॉपर्टी तो हमारी बिजनेस प्रोफेशन में यूज हो रही है, अगर आप इस पे फंडे पे भी चलो तो भी सही है केस स्टडी, क्योंकि वो कह रहा है हाउस प्रॉपर्टी में मत रखो, इसे पीजीबीपी में ले जाओ, वो भी पॉइंट लगा सकते हो। लेकिन वैसे मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर हम लॉ का इंटेंट देखें ना, लॉ का इंटेंट ये है कि जहां हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास आप उसे कमा सकते हो, तो इसलिए एक आंसर ये आता था पहले कि इसे हाउस प्रॉपर्टी में रखो और इसकी कौन सी इनकम निकाला करो? नोशनल। पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसे पीजीबीपी में रखना है, तो अब आपकी या मेरी कोई औकात नहीं कि हम क्या बोलें कि इसे हाउस प्रॉपर्टी में रखो। अब हम इसे कहां रखेंगे? पीजीबीपी। यस और नो? अगला क्वेश्चन, सर अगर कोई पर्सन हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे, अब ट्रांसफर आपको पता ही है, कैपिटल गेन चैप्टर का वर्ड है, ट्रांसफर वर्ड वहां समझा रखा है पूरा। तो अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे वो जाता है कैपिटल गेन्स में। यस और नो? यानी प्रॉपर्टी लेट आउट करोगे तो हाउस प्रॉपर्टी में आना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दोगे तो जाना कैपिटल गेन में। यस और नो? सर अगर किसी बंदे का परचेज सेल करने का ही काम हो,
यानी खरीदता है प्रॉपर्टी बेचता है, खरीदता है बेचता है, यानी उसका बिजनेस है, तो फिर पीजीबीपी में जाना। जहां बिजनेस आ गया वहां तो प्रेफरेंस किसकी है, पीजीबीपी, यस और नो। अगला, सर अगर कोई बंदा लैंड लेट आउट करता है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, लैंड लेट आउट करता है तो उसे पीजीबीपी अदर सोर्सेस, नॉर्मल है तो पीजीबीपी, कभी कभार है तो अदर सोर्सेस। और अगर कोई पर्सन लैंड को ट्रांसफर कर देता है, लैंड, कैपिटल गेन, लैंड में क्या कवर नहीं करना, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन्स। तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड अगर ट्रांसफर हो भी रहा है उस पर कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये मत लिख के आना, कई बच्चे ना लैंग्वेज क्या लिखते हैं बताता हूं, कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज एग्जाम्ड, लैंग्वेज गलत है। कैपिटल गेन इज नॉट कंप्यूटेड ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर रूरल एग्रीकल्चर लैंड बिकॉज रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। भाई जो कैपिटल एसेट ही नहीं है उसका गेन क्यों निकालोगे, आप गेन निकाल के एग्जाम्प्ट भी कराते हो, हाँ कि ना। लैंग्वेज मैटर करती है भाई, हो सकता है मिस हो जाए पेपर के अंदर, एग्जामिनर भी ध्यान ना दे, पर मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं आपको समझाऊं कि फर्क है इन दोनों चीजों में। गेन निकलेगा ही नहीं, और कहां आप कह रहे हो गेन निकल के एग्जाम्प्ट हो गया, दोनों चीजों में फर्क है, यस और नो, यस और नो। आगे बढ़ते हैं लाइफ में। सर अगर किसी बंदे का बिजनेस हो लैंड सेल परचेज करने का, पीजीबीपी। और अगला पॉइंट मैंने बता दिया इंसिडेंटल टू बिजनेस वाला, जहां मैंने वो दोनों एग्जांपल बता दिए कि एक तो ये हाउस बना दिए कंपनी वालों ने स्टाफ वालों के लिए, और एक ये बैंक के अंदर स्कूल, सब कवर कर दिया। और अगला पॉइंट भी मैं कवर कर चुका हूं, अगर कोई बंदा होटल बिजनेस, वेयर हाउसिंग बिजनेस या गेस्ट हाउस चला रहा है, इवन पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन, पीजी 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 आपने सुना होगा, पीजी में आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी तो आपको दी जा रही है, साथ में खाने पीने की सर्विसेज के भी पैसे हैं, और दोनों में कोई डिफरेंशिएट नहीं होता, वो सीधा कहते हैं 7,000 रुपये देंगे महीने का, आपको रहना पीना खाना सब बीच में ही है। तो यहाँ हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, प्रॉपर बिजनेस है, पीजीपी में जाएगा, हाँ कि ना। लेकिन अगर कोई सिर्फ रूम लेट आउट कर रहा है, या कोई होटल बना के होटल की बिल्डिंग को ही लेट आउट कर देता है, वो सब कहां जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, यस और नो। सबको पॉइंट छोटे छोटे समझ में आ गए। ये सारे पॉइंट्स तो रिमेंबर एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आज बढ़िया लिखे हुए सारे। इसके बाद अगला कंसेप्ट जो हमारी बुक में आता है, सेक्शन 22 कंप्लीट होते ही हम सीधे आते हैं सेक्शन 27 पे, डीम्ड ओनरशिप। इसका कहां रेलिवेंस आएगा, जब हमें देखनी है ना प्रॉपर्टी को, कोई इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाना है कि नहीं लेके जाना, तब हमने कहा ओनरशिप देखनी पड़ती है। और ओनरशिप में एक्चुअल ओनरशिप तो आती है, अगर आप डीम्ड ओनर भी बन जाते हो इवन देन आपकी टैक्सेबिलिटी आ सकती है, यस और नो। तो डीम्ड ओनरशिप के केस पहला क्या है, आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दो अपने स्पाउस के नाम, बिना कंसिडरेशन के या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से। दो केस हैं, या तो विदाउट कंसिडरेशन या विद कंसिडरेशन बट इनएडिक्वेट। अब इसमें इनकम टैक्स वालों को क्या प्रॉब्लम है, आप ऑलरेडी सैलरीड क्लास में हो, आपकी इनकम ऑलरेडी 10 लाख से क्रॉस कर रही है, एक आपके पास प्रॉपर्टी भी है, उससे रेंटल इनकम भी आ रही है। अब आपको टेंशन क्या होती है कि ये रेंटल इनकम सारी 30% टैक्स ब्रैकेट में आएगी। आप क्या जुगाड़ लगाते हो कि घर में जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, होम मेकर है मान लो, तो उनकी कोई इनकम आ नहीं रही, तो उनको भी तो 2.5 लाख की एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है, क्यों ना मैं अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दूं, और वहां से जो रेंटल इनकम आएगी फिर ओनर के नाम पे आएगी, और 2.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख 5% है सिर्फ, मैं क्यों 30% टैक्स दूं। बताओ प्रॉपर्टी घर में है घर के बाहर चलेगी, घर में इनकम घर में आ रही घर के बाहर चलेगी, घर में ही इनकम, क्या टैक्स ज्यादा पड़ रहा है कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, तो क्यों ना करूं। ये प्रैक्टिसेस को, हालांकि इस तरह की प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए एक चैप्टर हमारा अलग से और है, क्लबिंग ऑफ इनकम। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्लबिंग ऑफ इनकम ज्यादा बताता है जनरल प्रोविजंस, सेक्शन 27 भी उसी से इंस्पायर्ड है, लेकिन इट इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। जो चीज हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई और होगी वहां पे क्लबिंग लग जाता है, कि मान लो कोई शेयर दे दिए वाइफ को, कोई एफडी दे दी वाइफ को, तो वो सारी क्लबिंग में चली जाती है, यस और नो। अब सुनिए ध्यान से, तो अगर कोई पर्सन या अगर कोई इंडिविजुअल अपने हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे अपने स्पाउस को, और इसमें दोनों आएंगे, पत्नी पति को ट्रांसफर कर दे,
मतलब प्रॉपर्टी, ठीक है, और पत्नी पति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे या पति पत्नी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, दोनों केसेस में आपका सेक्शन 27 अट्रैक्ट हो जाएगा। और कौन डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा? ट्रांसफरर। इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, यानी दोनों जुदा हो रहे हैं और प्रॉपर्टी उस एग्रीमेंट के अंडर ट्रांसफर की जा रही है, तो वहां तो भैया प्रॉपर्टी भी बाहर जा रही है, इनकम भी बाहर जाएगी, वहां ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। और अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का केस हुआ, जैसे एग्जांपल है यहाँ 2 घर हैं 30-30 लाख के, दोनों से 3-3 लाख की इनकम हो रही है, अगर ये आगे स्पाउस को दे दिया ऐसे ही, तो इनकम भले ही स्पाउस की हो जाएगी वो 3-3 लाख की, उसके नाम पे आनी शुरू होगी। लेकिन बताओ इनकम टैक्स वाले बताओ क्या बोलेंगे? लीगल ओनर कौन है? मिसेज एक्स, डीम मिसेज एक्स लीगल ओनर, कागजों में डीम्ड ओनर कौन हुआ? मिस्टर एक्स। बताओ टैक्स मिस्टर एक्स से लिया जाएगा मिसेज एक्स से? मिस्टर एक्स। और अगर इस 30 लाख के घर के बदले 10 लाख ले लेते आप, तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। उस केस में फिर सारी इनकम आपकी ना मानी जाती, जितना कंसिडरेशन उसने दे दिया उतनी इनकम उसकी। यानी अगर उसने 10 लाख दे दिया तो 3 लाख की इनकम हो रही थी ना, तो 3 लाख के अगेंस्ट 1 लाख की इनकम उसकी होगी, बाकी 2 लाख की इनकम ट्रांसफरर की। यस और नो? और अगर अमाउंट वो कुछ ना पे कर रही हो लेकिन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट में सब कुछ हो रहा हो, फिर भी ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। ये सारे एग्जांपल दे रखे हैं, पढ़ लेना। सिमिलर प्रोविजन लगती है अगर आप ट्रांसफर करते हो प्रॉपर्टी माइनर चाइल्ड को, ध्यान रखना माइनर चाइल्ड, मेजर चाइल्ड यहां कवर नहीं होगा। और यहां भी वही है, विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। और इसके अंदर एक्सेप्शन है माइनर मैरिड डॉटर, यानी वैसे तो देखो माइनर मैरिड डॉटर ये वर्ड को इतना अच्छा या इतना प्रभावशाली वर्ड नहीं है, इतना अच्छा वर्ड नहीं है, पर लेकिन एक्ट ने वर्ड यूज किया हुआ है माइनर मैरिड डॉटर। एक तरफ तो हम बोलते हैं चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं है, लेकिन एक तरफ हमारा इनकम टैक्स एक्ट बोलता है अगर माइनर मैरिड डॉटर है तो उसको अगर प्रॉपर्टी दे भी दी बिना किसी कंसिडरेशन के या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के, अब बेचारी की मैरिज हो गई है, दूसरी जगह चली गई है, तो वहां अगर प्रॉपर्टी साथ में जा भी रही है उसकी आप इस तरह से डिमिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। बताओ फादर ने माइनर चाइल्ड जो कि मैरिड डॉटर है उसको दे दी प्रॉपर्टी बिना किसी कंसिडरेशन के, तो उससे होने वाली रेंटल इनकम बताओ माइनर मैरिड डॉटर की मानी जाएगी या उसके फादर की मानी जाएगी? माइनर मैरिड डॉटर, क्योंकि डीम्ड ओनरशिप लगेगी नहीं वहां। यस और नो? क्या सबको क्लैरिटी है? 2 पॉइंट समझ में आ गए? तीसरा, पर्सन इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में मैंने लिखा है प्रपोज्ड बायर। ये तो सिंपल एक ना कंसेप्ट होता था सब्सटेंस ओवर फॉर्म, हम वहां पढ़ा करते थे अकाउंट्स के अंदर, जो ये बोलता था कि भाई रियलिटी को ऊपर रखो रादर देन लीगल फॉर्म, यानी सिर्फ कागजी कार्रवाई में मत जाओ, एक्चुअल में क्या हो रहा है वो देखो। अब इसमें एग्जांपल देखो क्या है, एक सेलर है मान लो प्रॉपर्टी का, प्रपोज सेलर, और एक है प्रपोज्ड बायर, इनमें आपस में बातचीत हो रही है, बायर कह रहा है मैं तुझसे प्रॉपर्टी खरीदूंगा, सेलर कह रहा है ठीक है बेचूंगा, आपस में सब कुछ एग्री हो गया, टर्म्स कंडीशन सब क्लियर हैं, सेलर ने बायर को वो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए भी दे दी, ठीक है ना, पर्सन इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आ गई उसके पास पोजेशन में, सारा जो इनका कच्चे में जो भी इन्होंने क्लियर करना था एग्रीमेंट वगैरह जो भी सब कुछ ओके है, बस अभी ना रजिस्ट्री नहीं हुई, यानी जो लीगल ओनरशिप ट्रांसफर होनी थी प्रॉपर थ्रू तहसील एंड ऑल, वो चीजें अभी पेंडिंग है। सेलर क्लियर कह चुका है ये प्रॉपर्टी अब से आपकी हुई, आपका इसका रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ आपका है, पर कागजी कार्रवाई अभी पेंडिंग है। हमारे इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे? भले ही कागजों में आज भी सेलर नजर आ रहा है हमें, क्या नाम है, ओनर, लेकिन हमारे लिए देखो मैंने एग्जांपल दिया कि एग्रीमेंट टू सेल हो गया 10-12 को, और सेल इफेक्टिव कब से हो गई है? सेल इफेक्टिव हो रही है 15-12 से, तो एग्रीमेंट पहले कर लिया और इफेक्टिव डेट रख ली, लेकिन अभी भी कागजों में ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हुई, पर आपस में उनका एग्री हो गया है। अब कागजों में तो उसके अंदर सरकारी वो सारी चीजें भी इन्वॉल्व हो जाती है ना, कि आपको डेट कब की मिलेगी, रजिस्ट्री कब होगी, वो सारी चीजें पेंडिंग, पर आपकी आपने अपने एग्रीमेंट में एग्री कर लिया कि अब से सेल इफेक्टिव हो गई है, तो उसी दिन से बताओ कागजों में भले ही कौन है ओनर, सेलर, पर तब से ही किसको मान लिया जाएगा डीम्ड ओनर? बायर को। और ये बायर कौन है? प्रपोज्ड बायर, क्योंकि इसी ने आगे मतलब सब कुछ करना है। यस और नो? तो कौन सा कंसेप्ट लग रहा है यहाँ? सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यहाँ मैंने सेक्शन भी मेंशन कर रखा है, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कंसेप्ट है।
कौन से एक्ट का कंसेप्ट है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। फिर इसके अंदर एक दो पॉइंट्स और हैं। एक तो है मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी या एसोसिएशन। ये ना आपने बड़ी बार देखा होगा, जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं, एसोसिएशंस, जो बिल्डर लोग होते हैं, ये कोई हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई एसोसिएशन बना ली, और ये क्या करते हैं? मेंबर्स बनाते हैं और उनको प्रॉपर्टीज को अलॉट करते हैं। अब मेंबर बना के ये नहीं कहते कि एक ही बार में सारा पैसा दो, आगे इंस्टॉलमेंट्स हो जाती हैं। अब ये क्या करते हैं? पोजेशन आपको तभी दे देते हैं जब आपको अलॉट हो जाता है फ्लैट वगैरह, यूज आप करना शुरू कर लेते हो, सारा रिस्क रिवॉर्ड आपका है, कुछ हो गया तो आपकी दिक्कत है, कुछ फायदा हो गया वो आपका फायदा है। लेकिन कागजों में ये ओनरशिप अपने पास रखते हैं जब तक कि आप सारी पेमेंट ना कर दो। तो ऐसे में आप बताओ क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर कौन? बताओ लीगल ओनर कौन है? ये कंपनी या सोसाइटी, कागजों में तो वही है, लेकिन डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा? मेंबर। यस और नो? यहां भी सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कंसेप्ट है। और अगला, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसमें आपका 12 साल या उससे ज्यादा का राइट है लीज पे, देखो नॉर्मली तो लीज पे अगर आप कोई चीज लेते हो, यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, आप तो लेजी हो, लेजी इज एज गुड एज टेनेंट। लेकिन अगर कोई लीज ऐसी है जिसमें सीधा 12 साल या उससे ज्यादा का राइट है आपके पास, तो इसमें एक्ट आपको एक तरह से क्या मान के चलता है? यू आर द डीम्ड ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी बिकॉज यू हैव अ वेरी लॉन्ग राइट। यस और नो? और अगर कोई लीज 12 साल से कम की भी है, लेकिन उसके अंदर आपको ये ऑप्शन दे रखी है कि आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो, और एक्सटेंड करके उसे 12 साल या उससे ज्यादा कर सकते हो, इवन इन दैट केस यू विल बी कंसिडर्ड एज द डीम्ड ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। हालांकि इस पॉइंट पे कोई ज्यादा न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेंगे, बट थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको क्लियर होना चाहिए। और लास्ट में होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल स्टेट। इम्पार्टिबल स्टेट क्या होती है? जो पार्ट्स में डिवाइड ना हो सके। जैसे अब एचयूएफ की अगर हम बात करें, जो प्रॉपर्टी है वो इम्पार्टिबल स्टेट है क्योंकि सारी फैमिली की इकट्ठी है वो। तो इम्पार्टिबल स्टेट के केस में एचयूएफ का जो करता है उसको क्या मान लिया जाता है? डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। कागजों में किसके नाम पे है बोलो प्रॉपर्टी? एचयूएफ। पर हमारे लिए डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा? करता। तो इस तरह के पॉइंट्स और भी हैं, बट यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हुए हैं क्योंकि सीए इंटर लेवल पे ये नीचे वाले जो 3-4 पॉइंट्स हैं ये ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। ज्यादा आपसे ये पहले 2 पॉइंट टेस्ट होते हैं, एक है स्पाउस वाला और दूसरा कौन सा? माइनर चाइल्ड वाला। पर थ्योरेटिकली आप सारे क्लियर कर लो अगर आपको डीम्ड ओनरशिप के क्वेश्चन पे नोट लिखना आया था। तो आज हमने सेक्शन 22 भी कवर कर लिया और साथ में सेक्शन 27 भी कवर कर लिया। यस और नो? और भी कुछ कवर किया? यस। 56 चार्जिंग सेक्शन ऑफ अदर सोर्सेज, उसका सबलेटिंग भी तो कवर किया कि नहीं किया? हाँ कि ना? सर देखो, हायर परचेज जो आप वर्ड कह रहे हो ना, पहली बात तो हायर परचेज ना ज्यादा मशीन्स वगैरह के केस में यूज होता है। हायर परचेज मैंने बिल्डिंग्स के लिए हायर परचेज वगैरह वर्ड ज्यादा नहीं यूज देखा। लीज यूज होता है बिल्डिंग्स वगैरह के केस में। हायर परचेज जो वर्ड यूज होता है वो ज्यादा यूज होता है मशीनरीज वगैरह के लिए, कोई गुड्स वगैरह के लिए। समझ रहे हो? तो हायर परचेज की प्रोविजन एज सच मैंने यहाँ पे कोई अलग से लिखी नहीं है। यस और नो? बेसिक्स क्लियर है आपको इस चैप्टर के? एक छोटा सा टॉपिक ना यहाँ पे आप घर से पढ़ाइएगा, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी इनकम पे टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में हमने किया था फार्म बिल्डिंग, वहां से होने वाली इनकम एग्रीकल्चरल इनकम ही बन जाती है, वो एग्जाम्प्ट हो जाती है। एक एक्स रूलर, पुराने राजे महाराजाए, उनके उनके अगर कोई एक पैलेस अगर उनकी ऑक्यूपेशन में है, उसकी जीए भी नील कर देते हैं। लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अगर आप हो, आपकी प्रॉपर्टीज, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो रिकग्नाइज्ड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज पे इनकम टैक्स नहीं लगता। कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उसकी प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगता। सारे सेक्शन साथ में मेंशन किए हुए लेफ्ट साइड पे, लर्न करने की जरूरत नहीं, बस एक रीडिंग दे आना। उसके अलावा ये सेक्शन 22, बल्कि सेक्शन 22 तो लिखा है, बल्कि ये पॉइंट इसके अंदर वो लिखा है जो सेक्शन 22 में कवर नहीं होता। ये वो वाला पॉइंट है कि अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी अपने ही बिजनेस या प्रोफेशन में आप यूज कर रहे हो तो वो चार्जिंग सेक्शन से बाहर हो जाती है। ये सारी चीज यहाँ लिखी हुई है। पॉलिटिकल पार्टी को होने वाली प्रॉपर्टी इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। कोई चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस की कोई हाउस प्रॉपर्टी, उनके पास बहुत बहुत जमीनें होती हैं, बड़ी बार बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं। अब कोई भी बड़ा कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, कितनी कितनी जमीनें होती हैं इनके पास। हाँ कि ना?
उनकी हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली जो इनकम है वो टैक्स फ्री है। बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट के कई बार बहुत बहुत संस्था, इनके पास बहुत बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं, हाँ कि ना। फिर दो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेज अगर आपके पास हैं, वहां तक कोई प्रॉपर्टी पे वो नहीं है, टैक्स नहीं है। और एक जो मैंने बताया कि ये आगे हम करेंगे कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास स्टॉक इन ट्रेड की तरह पड़ी है और आप 2 साल तक उसको बेच नहीं पाते हो, तो 2 साल तक उसका भी कोई टैक्स नहीं लगता है हाउस प्रॉपर्टी हेड में। ये इस तरह का एक अलग क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कुछ एग्जाम्पल्स दो जहां जहां हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगता, चाहे इनकम भी हो रही हो। क्योंकि ये तो मैं ऊपर बता रहा हूँ ना आपको, ये वाले लोकल अथॉरिटी, ट्रेड यूनियन, चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस, पॉलिटिकल पार्टी, इन्हें इनकम हो रही है पर फिर भी इन पे क्या नहीं लग रहा, टैक्स नहीं लग रहा, छोड़ रखा है। क्या आपको बात क्लियर है? तो यहाँ हम क्लास को समाप्त करेंगे। आप लोग प्लीज इतना रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।